हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 4 को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपका जाके कुछ सामान्य जीएस है और कुछ झारखंड के भी क्वेश्चन हैं। इससे पहले 3 टेस्ट सीरीज हो चुका है। अगर आप लोग इसको नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। अदरवाइज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज के जो टेस्ट सीरीज है वो नंबर 4 है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी में है 24 अप्रैल, ऑप्शन सी में 20 मार्च या ऑप्शन डी में है 10 दिसंबर। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं और इसका आंसर हो जाएगा आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस और याद रखिए कि पंचायत का जो संबंध है वो अनुच्छेद किससे है। अनुच्छेद 40 में आपका जाके पंचायत का संबंध है, याद रखिएगा। अक्सर पूछा जाता है पंचायत का व्यवस्था जो है वो किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो वह अनुच्छेद 40 में रखा गया है। ठीक है, और सबसे पहले कि ये पंचायती राज का जो शुभारंभ हुआ था वो कब हुआ था, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को। ये 2 अक्टूबर 1959 को शुरुआत किया गया था। और ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, उस टाइम जो पीएम थे हमारे वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरुआत किया गया था। याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पंचायती राज सिस्टम शुरू किया गया था। और आपका जाके ये कहाँ से शुरू किया गया था, याद रखिएगा कि राजस्थान के नागौर ज़िला से। ठीक है, राजस्थान के नागौर ज़िला से पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत हुआ था। ठीक, पंचायती राज जो सिस्टम है वो आपका जाके राजस्थान के नागौर जिला से शुरुआत हुआ था। ये नागौर नामक स्थान से शुरुआत हुआ था। सबसे पहले एक बता दें कि पंचायती राज जो है आपका जगह 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन जो है वो आपका जाके पंचायती राज से संबंधित है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपका जाके इसके द्वारा जो है भाग 9 में, ठीक है, पंचायत का जो संबंध है भाग 9 में स्थित है। आपका जाके कौन क्या है, पंचायत जो है भाग 9 का भाग है। और अनुच्छेद याद रखिएगा कि अनुच्छेद जो है वो आपका जाके किस अनुच्छेद में है, पंचायती राज का जो यह व्यवस्था अनुच्छेद 243। ठीक है, अनुच्छेद 243 पंचायती राज का संबंधित है। और अनुसूची याद रखिएगा कि अनुसूची जो है वो आपका जाके अनुसूची 11 में ये रखा गया है इसको। ठीक है, पंचायती राज को अनुसूची 11 में। ठीक है, अनुसूची 11 में आपका जाके ये पंचायती राज को रखा गया है। इसके अलावा एक 74वां संविधान संशोधन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पंचायती राज से ही संबंधित है उसकी आपका जगह 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगर पालिका से संबंधित याद रखिएगा। हमेशा एक्शन में अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन भी किससे संबंधित है। तो 74वां संविधान संशोधन जो है वो आपका जाके नगर पालिका से संबंधित याद रखिएगा। कौन सा, नगर पालिका से संबंधित है आपका जगह 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसमें भी आपको भाग याद रखिएगा कि नगर पालिका जो है वो भाग 9 ठीक, भाग 9 का क में है। ठीक, भाग 9 का क में आपका जगह नगर पालिका को रखा गया है। और अनुसूची 12 में है, सूची में है 12 में। ठीक है, अनुसूची 12 में आपका जाके नगर पालिका से संबंधित है। अब ऑप्शन कुछ देख लेते हैं कि ऑप्शन में कौन कौन सा बचा हुआ है। 5 अक्टूबर जो है वो विश्व शिक्षक दिवस के मनाया जाता है। इनकी वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड टीचर डे आपका जाके 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है। 20 मार्च को याद रखिएगा कि 20 मार्च को जो है वो आपका जाके वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। क्या, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। ठीक है, ये याद रखिएगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को मनाया जाता है। और याद साथ में याद रखिएगा स्पैरो डे भी 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, स्पैरो डे भी 20 मार्च को मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन डी में है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर जो है आपका जाके इस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है।
क्या अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है कि जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन में है कि ऑप्शन ए में विटामिन ए, ऑप्शन बी में है विटामिन बी, ऑप्शन सी में विटामिन सी, ऑप्शन डी में विटामिन डी। इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से आपका जाके कौन सा जीरोप्थैल्मिया रोग हो जाता है। और इसकी कमी से क्या होता है कि नेत्र की जो कॉर्निया है वो शुष्क हो जाता है। याद रखिएगा कि विटामिन ए की कमी से जो है वो नेत्र की जो कॉर्निया है वो शुष्क हो जाता है। याद रखिएगा, नेत्र की कॉर्निया शुष्क हो जाता है। ठीक है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है उसको याद रखिएगा कि कौन सा है वो बेरी है। ठीक है, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से जो होता है वो स्कर्वी रोग होता है। याद रखिएगा, कौन सा? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इसको स्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। विटामिन डी की कमी से जो है वो रोग होता है वो रिकेट्स। याद रखिएगा कि रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? ये जो आनुवांशिकी है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन बी में मेंडल, ऑप्शन सी में रॉबर्ट कॉच, या ऑप्शन डी में विलियम हार्वे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जाके ऑप्शन नंबर बी, मेंडल को आपका जाके आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा कि मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस जो है उसको हिप्पोक्रेटस जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वह हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। याद रखिएगा, ये जो है हिप्पोक्रेटस वो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट कॉच जो है उसे जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसे जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। रॉबर्ट कॉच को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। विलियम हार्वे को किसका जनक कहा जाता है? वो रक्त परिसंचरण तंत्र। याद रखिएगा, कौन सा? रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक कौन है? वो विलियम हार्वे को कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट है, उसको याद रखिएगा। जैसे कि वर्गीकी के पिता का किसे कहा जाता है? कि वर्गीकी का जो पिता है उसे किसे कहा जाता है? वो है आपका जाके कैरोलस लिनियस। कौन है? कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, साथ में याद रखिएगा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान है तो इसका जनक है किसे कहा जाता है? वो याद रखिएगा अरस्तु को। ठीक है, जंतु विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। एक और याद रखिएगा, जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कौन सा है वह? कि जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, इसका जो जनक है किसे कहा जाता है? लियोनार्दो दा विंची। किसे? लियोनार्दो दा विंची। ठीक है, लियोनार्दो दा विंची को जीवाश्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये तो आनुवांशिकी के जनक का इस क्वेश्चन में था। एक होता है कि आपका जगह क्वेश्चन होता है कि आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? वो आपका जाके बैटसन को कहा जाता है। याद रखिएगा, बैटसन जो है ये आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इसको रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड जो जनक कहा जाता है, जो ब्लड वर्ग को जो खोजा है वो कौन थे? वो याद रखिएगा, ब्लड वर्ग जो है उसको खोजा था लैंड स्टीनर ने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इसको याद रखिएगा कि लैंड स्टीनर जो है वह आपका जाके ब्लड का खोज किया था। ठीक है, ये आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में स्थित है? मतलब कि भारत का जो महान्यायवादी है वह किस अनुच्छेद में स्थित है? ऑप्शन ए में है आपका जाके अनुच्छेद 141, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 266
संख्या 1 में या अनुच्छेद डी में है 267 में। इसका आंसर देख लेते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76 बी नंबर। इनकी भारत का जो महान्यायवादी है अनुच्छेद 76 में स्थित है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं उसके लिए कि भारत का जो महान्यायवादी है वो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये कौन है? जो महान्यायवादी है भारत सरकार का, आपका GY का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह है सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, कौन विधि अधिकारी होता है, याद रखिएगा। विधि अधिकारी कौन होता है? सर्वप्रथम आपका जाकर भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, याद रखिएगा। ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। ये दोनों में से किसी का सदस्य नहीं होता है, लेकिन किसी भी सदन अथवा उसके समितियों में बोल सकता है। याद रखिएगा कि वो किसी भी सदन या समिति में बोल सकता है। ठीक है, किस सदन या समिति में वह बोल सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं है। मत ये नहीं दे सकता है। एकमात्र क्वेश्चन बनता है कि इसमें से किसे मत देने का अधिकार नहीं होता है, तो वो भारत के महान्यायवादी को आपका जाकर मत देने का अधिकार नहीं होता है। संसद में न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। भारत का जो महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? ये जो आपका जो भारत के राष्ट्रपति है उसके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। भारत के जो महान्यायवादी है इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अनुच्छेद ए में है 148। ठीक है, वो जो है अनुच्छेद ए में है 148। इसका संबंध है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी ये CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो 148 में आपका जाके ये स्थित है, ये रखा गया है इसको। अनुच्छेद 266 का 1 में, याद रखिएगा 266 का जो 1 है वो भारत के संचित निधि से संबंधित है। ठीक है, भारत का संचित निधि जो है 266 का 1 में है, प्रावधान है इसका। ठीक है, संचित निधि का जो भारत का है उसका प्रावधान 266 का 1 में स्थित है। अनुच्छेद 267 में है, इसमें क्या है कि भारत की आकस्मिकता निधि का, कौन सा? भारत की जो आकस्मिकता निधि है, याद रखिएगा, भारत की आकस्मिकता निधि जो है वो 267 में स्थित है, याद रखिएगा। भारत की आकस्मिकता निधि जो है वह 267 में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आपका जो वो क्वेश्चन है कि 5वां नंबर, सैयद वंश का संस्थापक था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में बहलोल लोदी, ऑप्शन बी में अलाउद्दीन बहमन शाह, ऑप्शन सी में खिज्र खान, या ऑप्शन डी में हरिहर एवं बुक्का। ठीक, इसका आंसर देखते हैं और इसका आंसर हो जाएगा आपका जगह खिज्र खान। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खान था। और ये सैयद वंश का जो आप पीरियड याद रखिएगा कि ये 1451 ईस्वी तक इसका काल था, याद रखिएगा इसको। ठीक है, 1451 ईस्वी तक इसका पीरियड था सैयद वंश का। उसके बाद देखें लोदी वंश का, जो लोदी वंश संस्थापक जो थे वो आपका जाके बहलोल लोदी। ठीक है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। और इसका जो पीरियड था उसका 1451 से 1526 तक। ठीक, ये 1451 से 1526 तक आपका जाके लोदी वंश का ये पीरियड था। एक क्वेश्चन आता है कि आगरा शहर को किसने बसाया है? उसको याद रखिएगा कि आगरा शहर को जो है सिकंदर लोदी ने बसाया था, याद रखिएगा। कौन है? वह सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर को बसाया था। ठीक है, किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। ऑप्शन डी में हरिहर और बुक्का। हरिहर बुक्का जो है वो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना किया था वो आपका जाके हरिहर एवं बुक्का द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1336 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। और आगे 6 नंबर क्वेश्चन है वह कि झारखंड में किस जनजाति को सरल कारीगर कहा जाता है? याद, सरल कारीगर, किस जनजाति को सरल कारीगर कहा जाता है?
ऑप्शन ए में बिरहोर, ऑप्शन बी में माहली, ऑप्शन सी में संथाल या ऑप्शन डी में है उरांव। आइए इसका आंसर देखते हैं और इसका आंसर हो जाएगा आपको जाके सरल कारीगर। माहली जनजाति को कहा जाता है, इनके बी ये ऑप्शन है, ठीक है। माहली जनजाति को सरल कारीगर कहा जाता है। ये जो माहली जनजाति है ये 5 उपजाति में विभक्त है, ठीक है। और वो 5 उपजाति में पहला कौन सा है याद रखिएगा, वो है आपका देखिए बांसफोर माहली, ठीक। कौन सा? बांसफोर माहली, ये पहला है। जो बांस के सामान बनाने वाले को बांसफोर माहली कहा जाता है। दूसरा है पाटर माहली। कौन? पाटर माहली, ठीक है। ये पाटर माहली जो खेतिहार जो करता है, जो उसको आपका जाके पाटर माहली के रूप में जाना जाता है। तीसरा है सुलुंखी माहली। कौन? सुलुंखी माहली, सुलुंखी माहली, ठीक है। ये जो है आपको मजदूर वर्ग के जनजाति, मतलब इसके जो मजदूर वर्ग में है उसको सुलुंखी जाके माहली कहा गया है। नेक्स्ट है और वो है चौथा नंबर की तांती माहली। कौन सा? तांती माहली। तांती माहली जो है वो पालकी ढोने वाला को तांती माहली कहा गया है, ठीक है। ये जो पालकी जो ढोने वाला है वो तांती माहली वर्ग में आते हैं, ठीक। नेक्स्ट है और पांचवा है वो आपका जाके माहली मुंडा। माहली मुंडा, इसको याद रखिएगा कि माहली मुंडा पांचवा है। कौन कौन है एक बार फिर से याद रखिएगा कि पहला है बांसफोर माहली, दूसरा है पाटर माहली, तीसरा सोलंकी माहली और चौथा है तांती माहली और पांचवा है माहली मुंडा, ठीक है। माहली जनजाति में वधु मूल्य को पौन टका कहा गया है। याद रखिएगा हर जनजाति में पौन वधु मूल्य दिया जाता है, हर जनजाति में, तो उसमें कुछ ना कुछ नाम होता है उसका। उसको माहली जनजाति में पौन टका कहा गया है। वधु मूल्य को पौन टका कहा गया है, इसको याद रखिएगा। इस जनजाति के जो प्रमुख देवता है वो है आपका सूरजी देवी या सूरज देवी, ठीक है। कहीं कहीं सूरजी मिलता है, कहीं कहीं सूरज देवी मिलता है, इसलिए जो प्रमुख देवता है माहली जनजाति के वो सूरजी या सूरज देवता, सूरजी देवी है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन ए में बिरहोर जनजाति। बिरहोर जनजाति जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसको याद रखिएगा कि बिरहोर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जंगल का आदमी होता है। क्या होता है? जंगल का आदमी। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल का आदमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिला है, इसलिए इसमें बीर का मतलब कहीं पूछे, कभी होर का मतलब। बीर का जो मतलब होता है वो आपका जाके जंगल होता है, ठीक है। बीर का मतलब होता है जंगल और होर का मतलब होता है आदमी, यानी कि जंगल का आदमी। इसको याद रखिएगा, बिरहोर जनजाति का मतलब। बिरहोर जनजाति में जो घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोर को जो है उसको क्या कहा गया, याद रखिए। जो घुमंतु जीवन जीता है, घुमंतु जीवन जीता है बिरहोर जनजाति में, उसको कहा गया है, याद रखिएगा, उल्थू या भूलियास। उल्थू या भूलियास, ठीक है। भूलियास, ठीक है, याद रखिएगा, उल्थू या भूलियास। घुमंतु जो जीवन जीने वाले बिरहोर को ओल्थू या भूलियास कहा गया है, ये याद रखिएगा। और अस्थाई जीवन जीने वाला जो बिरहोर है, अस्थाई जीवन, याद रखिएगा, अस्थाई जीवन जीने वाले जो बिरहोर है उसको जांघी या थानिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जांघी या थानिया। इसको याद रखिएगा कि जांघी या थानिया जो है वो स्थानीय जीवन जीने वाला बिरहोर है, ठीक। बिरहोर का जो युवा गृह है वो उसको गीती जोरी या टंडा कहा जाता है। क्या कहता है? गीती जोरी या टंडा। इसको याद रखिएगा कि गीती जोरी या टंडा जो है बिरहोर के युवा गृह को कहा जाता है। ऑप्शन सी में संथाल जनजाति। संथाल जनजाति के बारे में कुछ देख लेते हैं कि संथाल जनजाति जो है झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, याद रखिएगा। झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? वो आपका जाके संथाल जनजाति है, और ये भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, इसको याद रखिएगा।
भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जनजाति है वह संथाल जनजाति है। इससे जो पहले दो जनजाति है वो कौन कौन सा है? पहला गोंड है, ठीक है, पहला गोंड है, दूसरा भील है और तीसरा जाके संथाल जनजाति है। याद रखिएगा इस तीन, पहला गोंड, दूसरा भील, तीसरा संथाल जनजाति है। संथाल जनजाति में जो है इसके युवागिरी जो है उसको याद रखिएगा कि क्या है? घोटुल। संथाल जनजाति के युवागिरी को घोटुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोटुल, ठीक है। इसके जो विवाह है, संथाल के विवाह को बापला कहा जाता है। विवाह को क्या कहा जाता है? बापला। याद रखिएगा विवाह को बापला कहा गया है। और इसमें जो वधु मूल्य होता है संथाल जनजाति में उसको पौन कहा गया है। याद रखिएगा विवाह संथाल जनजाति में वधु मूल्य को पौन कहा गया है। इसमें से इस जनजाति में एक कठोर सजा भी दी जाती है और उस कठोर सजा को क्या कहा गया है? बिटलाहा कहा गया है। याद रखिएगा बिटलाहा। बिटलाहा जो है संथाल जनजाति के सबसे कठोर सजा है। कौन सा है वह? बिटलाहा। याद रखिएगा बिटलाहा, ये संथाल जनजाति में दी जाती है, सबसे कठोर सजा है। एक तरह का माना जाता है ये तो एक सामाजिक बहिष्कार है, ठीक है। संथाल गांव को आतो कहा गया है। याद रखिएगा संथाल जनजाति में जो गांव को वो आतो कहा गया है और इसके जो प्रधान है उसको मांझी कहा गया है। संथाल जनजाति में जो इसके प्रधान होता है, गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और इसके जो प्रमुख देवता है, हाँ बहुत ही फेमस है, इसकी जो प्रमुख देवता है वो सिंह बोंगा या ठाकुर। याद रखिएगा सिंह बोंगा या ठाकुर जो है संथाल के आपको जाके संथाल जनजाति के प्रमुख देवता है। और संथाल के मुख्य ग्राम देवता जो है जाहिर एरा है, जहाँ इसका निवास स्थान को जाहिर थान कहा गया है, ठीक है। याद रखिएगा एक चीज़ की संथाल के जो मुख्य ग्राम देवता है जाहिर एरा, कौन सा मुख्य ग्राम देवता है? जो जाहिर एरा है। जाहिर एरा मुख्य आपका जाके ग्राम देवता और जिसके जो निवास स्थान को जाहिर थान कहा गया है। क्या कहा गया है? जाहिर थान, इसको याद रखिएगा जाहिर थान कहा गया है। मुख्य जो आपका जो गांव का मुख्य प्रधान देवता है, मुख्य ग्राम देवता है वो जाहिर एरा है और जाहिर जहाँ निवास करते हैं उसको जाहिर थान कहा गया है। याद रखिएगा इसको। और गांव के जो धार्मिक प्रधान है उसको क्या कहते हैं? नायके। संथाल जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को नायके कहा गया है, इसको याद रखिएगा। संथाल के जो गृह देवता है उसको याद रखिएगा, गृह देवता है ओड़ाक बोंगा। क्या? गृह देवता जो संथाल जनजाति में उसको ओड़ाक बोंगा कहा गया है। क्या कहा गया है? ओड़ाक बोंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि संथाल जनजाति में उसके जो गृह देवता है उसको ओड़ाक बोंगा कहा गया है। ऑप्शन डी में है आपका जाके उरांव जनजाति। इस उरांव जनजाति के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि उरांव जनजाति जो है वो अपने आप को क्या कहते हैं? वो है अपने आप को क्या कहते हैं? कुरुक कहते हैं। उरांव जनजाति जो है अपने आप को कुरुक कहलाते हैं। ये जो है कुरुक, क्या? कुरुक। उरांव जनजाति अपने आप को कुरुक कहते हैं। और इसमें याद रखिएगा कि इसके जो प्रमुख देवता है उरांव जनजाति में प्रमुख देवता है वो धर्मेश या धर्मी है। क्या? धर्मेश या धर्मी, ये उरांव जनजाति के प्रमुख देवता हैं, इसको याद रखिएगा। और भी अन्य देवता भी है इसके, जैसे कि प्रकाश देने वाले जो समकक्ष माना गया है आपका जाके इसको धर्मेश या धर्मी को। गांव के अन्य प्रमुख देवी देवता जैसे मरांग बुरु पहाड़ देवता हो गया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। मरांग बुरु, मरांग बुरु, ठीक है। ये आपका जाके उरांव जनजाति में इसको क्या कहा गया? पहाड़ देवता। कौन? पहाड़ देवता कहा गया मरांग बुरु को। ठाकुर देव जो हो वो आपका जाके ग्राम देवता है, ठीक, याद रखिएगा। ठाकुर देव आपका जाके गांव इनके ग्राम देवता है, ठीक है। ग्राम देवता कौन है? ठाकुर देव उरांव जनजाति में। पूर्व जातमा इनके कुल देवता है, इसको बोलते हैं पूर्व जातमा जो है उसको पूर्व जातमा, ठीक है, याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसमें आपका के कुल देवता इसको कहा गया है। कुल देवता पूर्व जातमा में निवास करती है या पूर्व जातमा ये है, ठीक है।
उरांव जनजाति के जो धार्मिक प्रधान है उसको पाहन कहा गया है। ठीक है, इसके जो धार्मिक प्रधान है उरांव जनजाति के उसको पाहन कहा गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब पुजार जो है पाहन का सहयोगी होता है। ये पाहन का जो सहयोगी है वो उसको क्या कहते हैं? पुजार। इसको याद रखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक मरांग गोडा नीलकंठ हुआ, कौन सा पुस्तक है? वो मरांग गोडा नीलकंठ हुआ। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? ऑप्शन ए में महुआ बांजी, ऑप्शन बी में विनोद कुमार, ऑप्शन सी में है रणेंद्र, या ऑप्शन डी में रामदयाल मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? महुआ मांझी के द्वारा लिखा गया है, ऊपर जाके मरांग गोडा नीलकंठ हुआ। ठीक है, ये विनोद कुमार है। विनोद कुमार की एक पुस्तक है, याद रखिएगा, समर शेष है। कौन? समर शेष है। यह ऊपर जाके विनोद कुमार की पुस्तक का नाम है। रणेंद्र की जो पुस्तक है वो उसका नाम है गायब होता हुआ देश। कौन सा है? गायब होता हुआ देश। ठीक है, होता हुआ देश, यह ऊपर जाके रणेंद्र की पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट ये ऑप्शन में है रामदयाल मुंडा। इसके द्वारा जो पुस्तक है वो पुस्तक का नाम क्या है? आदि धर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आदि धर्म जो है पुस्तक के लेखक कौन है? वो रामदयाल मुंडा के द्वारा लिखा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है? याद रखिए, किसी में पूछा गया तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। ऑप्शन में देखिए, ए में लोहरदगा, ऑप्शन बी में देवघर, ऑप्शन सी में गुमला, या ऑप्शन डी में सरायकेला खरसावा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जाके देवघर। देवघर से जो है वो सर्वाधिक तालाब से सिंचाई की जाती है। झारखंड में कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का जो योगदान है वो आपका जाके 19% है। कितना है? 19% है। याद रखिएगा कि झारखंड में कुल सिंचित क्षेत्र का जो इसमें तालाब का योगदान है वो आपका जाके 19% है। और ऑप्शन ए में जो है लोहरदगा में जो है वो नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। किससे? नलकूप से। ये याद रखिएगा, नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ किया जाता है? लोहरदगा में। और ये कितना? 8%। कितना है? वो 8%। कुल सिंचित क्षेत्र का 8% से नलकूप से होता है, वो लोहरदगा में। ऑप्शन सी में गुमला में सबसे अधिक जो है कुआं से खेती की जाती है। किससे? कुआं से सर्वाधिक होता है आपका जाकर कहाँ? वो गुमला में। और कितना परसेंट? याद रखिएगा 30%। झारखंड में कुल सिंचित क्षेत्र का 30% जो कुआं से सिंचाई की जाती है। ऑप्शन डी में है सरायकेला खरसावा। सरायकेला खरसावा में जो है वो नहर से सिंचाई की जाती है, सर्वाधिक नहर से सिंचाई की जाती है। कहाँ? सरायकेला खरसावा में। और झारखंड में कुल सिंचित क्षेत्र में उनका नहर का जो योगदान है वो कितना है? याद रखिएगा कि 18% है। कितना? 18% है ये नहर का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो है कि झारखंड की सदानीरा नदी कौन सी है? झारखंड की सदानीरा नदी कौन सी है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी सोनरेखा, या ऑप्शन डी है मयूराक्षी। इसका सही आंसर होगा आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन। सोन नदी जो है झारखंड की सदानीरा नदी है। इसका उद्गम स्थल याद रखिएगा कि मैकाल पर्वत अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम। कहाँ? मैकाल पर्वत अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक से आपका जाकर सोन नदी का उद्गम स्थल है। और ये कहाँ है? एमपी में, कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश से सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी का जो सहायक नदी है उसको याद रखिएगा। सहायक नदी कौन है? उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल जो है सोन नदी का सहायक नदी है। और इसका जो मुहाना है याद रखिएगा गंगा नदी में। सोन नदी जो है वो गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ऑप्शन ए में है दामोदर नदी। ये दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है ये छोटानागपुर का पठार है। ठीक है, छोटानागपुर का पठार में आपका जाके छोटानागपुर का पठार में हुआ। लातेहार के टोरी से, याद रखिएगा, लातेहार के जो टोरी से हुआ है आपका जाके। ये टोरी जो जगह है याद रखिए, टोरी बहुत पूछा जाता है कि कहाँ से हुआ है। दामोदर का जो नदी का उद्गम स्थल ये लातेहार के टोरी से हुआ है।
इसकी सहायक नदी याद रखिएगा कि सहायक नदी कुछ कुछ है, वो आपका जगह क्या क्या बराकर है, बोकारो है, कोनार है। ठीक है, कौन कौन सा, वो कोनार हो गया, दूसरा बोकारो हो गया, ठीक है, बोकारो, तीसरा कोनार हो गया, कोनार, और एक क्या है आपका याद रखिए जमुनिया और कतरी, याद रखिएगा जमुनिया, ठीक है, जमुनिया और कतरी, ये आपका जाके दामोदर का सहायक नदी है। दामोदर नदी की जो मुहाना है उसको याद रखिएगा, वो कहाँ जाके मिल जाती है, वो हुगली नदी में जाके मिल जाती है। कहाँ, हुगली में मिल जाती है। ये आपका जगह दामोदर का मुहाना है। और इसका उपनाम याद रखिए कि बंगाल का शोक और देव नदी कहा गया। कि क्या, बंगाल का शोक और देव नदी कहा गया है किसको, आपका जाके दामोदर नदी को, ये याद रखिएगा। ऑप्शन सी में है स्वर्णरेखा नदी। इसकी जो उद्गम स्थल है ये रांची के नगरी जगह से हुआ है। ठीक है, रांची के आपका नगरी जगह से हुआ है, याद रखिएगा। रांची का नगरी जगह से आपका जो है स्वर्णरेखा नदी का उद्गम हुआ है और ये छोटानागपुर का पठार में है स्थित है। इसकी सहायक नदी याद रखिएगा कौन कौन सा है। सहायक नदी में आपका जगह कोकरो, कांची और खरकई। कौन कौन सा है, खरकई, कोकरो और कांची। ठीक है, खरकई, कोकरो और कांची जो है आपका जाके स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। इसकी जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। याद रखिएगा कि ये स्वर्णरेखा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और एकमात्र नदी है वो जो आपको जाके समुद्र में जाके मिलती है, और वो कौन सा है, आपका जाके स्वर्णरेखा नदी, इसको याद रखिएगा। मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी नदी का जो उद्गम है वो याद रखिएगा त्रिकुट पहाड़ देवघर से। कहाँ से हुआ है जिसका उद्गम स्थल, त्रिकुट पहाड़ देवघर से उसका स्थन हुआ, उद्गम हुआ है। इसकी सहायक नदी है कौन कौन सा, याद रखिएगा। पहला भामरी, टिपरा, पुसरो। कौन कौन सा, भामरी, टिपरा और पुसरो। ठीक है, पुसरो, ये आपका जाके किस किस मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है। मयूराक्षी नदी का जो मुहाना है याद रखिएगा वो कहाँ है, गंगा नदी में ये जाके मिल जाती है। मयूराक्षी नदी जो है वो गंगा नदी में जाके मिल जाती है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं और वो है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबद पहाड़ी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। राजमहल की पहाड़ी जो है क्षेत्र है गुंबद पहाड़ी को उसके स्थानीय नाम, किस स्थानीय नाम से जाना। और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है क्या, टाड़, ऑप्शन बी है दोन, ऑप्शन सी है डोंगरी, ऑप्शन डी है टोंगरी। इसका सही आंसर देखते हैं। जो गुंबद पहाड़ी है उसको क्या कहा जाता है, डोंगरी कहा जाता है। ऑप्शन सी में गुंबद पहाड़ी को डोंगरी कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये टोंगरी जो है वो है नुकीला पहाड़ी क्षेत्र को, कौन सा, नुकीला पहाड़ी क्षेत्र को आपका जाके आपका टोंगरी कहा गया है। और पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को जो टाण कहा गया है, ये जो पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग जो है उसको टाण कहा गया है। और पाट क्षेत्र का जो निचली भाग है उसको दोन कहा जाता है, या निचली भाग को दोन कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो ये था उनका जाके 10 क्वेश्चन, और आप लोग को कैसा लगा होगा प्लीज़ इस वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।